हैं तो वो कौन से हैजर्ड हैं जिनकी वजह से आपको डिजीजेस हो सकती हैं, जो प्योरली आपकी वर्क से रिलेटेड डिजीजेस होंगी, जिनका ताल्लुक सिर्फ आपके वर्क से होगा। इनका ताल्लुक आपकी किसी इनहेरिटेंस से नहीं हो सकता कि आपको इनहेरिट में मिली है, या जनरल डिजीज नहीं हो सकती, ये प्योरली आपकी वर्क रिलेटेड डिजीज होगी। इसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलते हैं। तो ओशा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओशा स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। इसने एक डाटा जनरेट किया था फॉर द ऑक्यूपेशनल डिजीज, और इसके मुताबिक ये है कि एक शीट तैयार की जाती है जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, या जब भी आप अपनी कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो एक शीट डेवलप करते हैं जिसको MSDS बोलते हैं। MSDS स्टैंड फॉर मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। ये जब आप अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बना रहे होंगे ना, तो उसमें भी आप ये बनाओगे MSDS। MSDS बेसिकली एक शीट होती है जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, जिसमें आपके प्रोडक्ट के प्रॉन्स एंड कॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी ये इसके नुकसानात है, इसकी इतनी परमिसिबल लिमिट अलाउ है, और ये इसकी परमिसिबल लिमिट है एक्सप्लोजर की या एक्सपोजर की, और उसके ऊपर अगर हम इसको इनहेल करते हैं या इसका यूज करते हैं तो हमें कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये आप अपनी MSDS में रिकॉर्ड रखते हैं। तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट का कोई मैंडेटरी फॉर्मेट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड कि आप उसमें ये लाजमी उसी के मुताबिक बनाएंगे। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। डेफिनेटली कुछ प्रोडक्ट ज्यादा टॉक्सिक होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स इतनी टॉक्सिक नहीं होती हैं, उनकी नॉर्मल नेचर होती है, लेकिन उसकी भी MSDS बनती है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। कुछ हाँ इसमें इस तरह की चीजें हैं जो मैंडेटरी है, जो कि आपको लाजमी इन्वॉल्व करनी होती है, लाइक स्मेल ऑफ योर प्रोडक्ट, लाइक टेस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, लाइक कलर ऑफ योर प्रोडक्ट। लेकिन इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जो MSDS की इंफॉर्मेशन होती है, ये एक फॉर्म डेवलप किया जाता है जिसको कहते हैं फॉर्म 174। इसके हमारे पास सेक्शंस यहाँ गिवन है। तो सेक्शन 1 में आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 1, इसमें आप केमिकल आइडेंटिटी करते हो, यानी कि जो आपका केमिकल है वो किस किस्म का है, उसकी आइडेंटिटी आप जब एक दफा उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कोई नेम उसका आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर वो नेम आप उसके लेबल के ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद उसको किसने बनाया है, कौन मैन्युफैक्चरर है, फिर इसके बाद इसकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन, उसका एड्रेस। इन द केस अगर आप उस केमिकल को तब्दील करना चाह रहे हैं, या उस केमिकल के साथ कोई कैटलिस्ट या कोई और चीज इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन आपको वो मैन्युफैक्चरर ही दे सकता है। जैसे कि मैंने एक दफा आपसे शायद डिस्कस किया था या नहीं, कि जब आप कोई इंडस्ट्री में इक्विपमेंट बनाते हैं या कोई बना बनाया इक्विपमेंट खरीदते हैं जिस भी कंपनी से, वेदर वो डेस्कॉन है, फैब्रिकेशन या डिजाइनिंग कंपनी, या कोई और है, तो आप जब भी उस इक्विपमेंट में कोई तब्दीली करते हो तो आप डेफिनेटली उस कंपनी को कांटेक्ट करके पूछते हो कि हम इसके प्रेशर में या टेम्परेचर में ये तब्दीली ला रहे हैं इस प्रोसेस में, तो वेदर इट इज फिजिबल और नॉट। तो जब तक आपको उसका मैन्युफैक्चरर ये साइन नहीं दे देता कि यस यू कैन डू इट, आप ये नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज और एनी एक्सपोजर हैपन टू योर इन योर इंडस्ट्री। फिर जी MS डाटा शीट में सेक्शन 1 में आ जाती है डेट जिसमें आपने उसको बनाया। सेक्शन 2 में आप ये देख रहे हो कि हैजर्डस इंग्रेडिएंट्स, यानी आपने केमिकल की आइडेंटिफिकेशन कर ली जो आप अपनी इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो। अब उस केमिकल के अंदर कोई हैजर्डस इंग्रेडिएंट है या नहीं, अगर है तो फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करें, और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसके कुछ कॉमन नाम होते हैं जो कि अभी हम नीचे भी पढ़ेंगे, उसके मुताबिक उसकी आइडेंटिफिकेशन करें, और उसकी परमिसिबल लिमिट भी लाजमी मेंशन करें, यानी 0.3 माइक्रोग्राम
या 0.01 माइक्रोग्राम पर लीटर, मतलब इस तरह से उसकी परमिसिबल जो लिमिट है वो आप उस पर लाजमी मेंशन करें कि इतनी परमिसिबल लिमिट जो है वो इसकी हम ले सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है परसेंटेज लिस्टिंग ऑफ द हैजर्डस कंपोनेंट इज ऑप्शनल, यानी कि आपके पास जो हैजर्डस कंपोनेंट है उसकी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो आप उसकी परसेंटेज भी बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केमिकल में जो आप यूज करने जा रहे हो इतना आपका हैजर्डस केमिकल मौजूद है, इतनी प्रोपोर्शन में है, यानी 60% है, 40% है, नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट आप उसकी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर दें अपने सब्सटेंस में कि अभी आपके पास इतना इसमें हैजर्डस सब्सटेंस है, और फिर इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी। अच्छा, सेक्शन 3 में क्या करेंगे? सेक्शन 3 में हम अपनी केमिकल की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लाजमी मेंशन करेंगे। अगर आपने अपनी केमिस्ट्री की लैब को ध्यान से किया है तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई बॉटल उठाते हो, वेदर वो एसिड की होती है या वो बेस की होती है या सॉल्ट की, उसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती हैं कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये इसकी डेंसिटी है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो MSDS पर आप लाजमी मेंशन करते हैं। तो ये 3 सेक्शंस तो इसके हो गए रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल। अब जो सेक्शन नंबर 4 है, ये सेक्शंस है असल में फॉर्म 174 के। तो जो सेक्शन नंबर 4 है उस सेक्शन में आप क्या करेंगे? फायर एंड एक्सप्लोजन, हैजर्ड डाटा, यानी ये तमाम सेक्शन जो है ये हैजर्ड से रिलेटेड होगा। फ्लेमेबिलिटी लिमिट और इससे रिलेटेड जितने फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर, अगर आपको रिमेंबर हो तो ये उससे रिलेटेड है। सेक्शन 5 में आप क्या करेंगे? रिएक्टिविटी डाटा होगा, स्टेबिलिटी, कंडीशन टू अवॉइड, फिर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बाय प्रोडक्ट। सेक्शन 6 में अब आप आ जाएंगे हेल्थ हैजर्ड की तरफ, रूट ऑफ एंट्री, और इसके अलावा कार्सिनोजेनिक, ये आपकी हेल्थ को किस तरह नुकसान पहुंच सकता है, सिम्टम्स इसके एक्सपोजर के क्या हो सकते हैं। सेक्शन 7 कवर्स द प्रिकॉशन कि अगर आपका हैजर्डस केमिकल एक्सपोर हो जाता है, एक्सपोजर हो जाता है, उसका एक्सप्लोर हो जाता है वो, तो वो कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए ताकि उसके डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके। वेस्ट डिस्पोजल मेथड भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। प्रिकॉशन टू बी टेकन इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द केमिकल। एंड सेक्शन 8 जो है वो भी आपका इसी से रिलेटेड है कि आप अपनी हेल्थ को, जिसमें आपके पास स्किन इंक्लूडेड है, आपके पास आई इंक्लूडेड है, रिस्पायरेटरी सिस्टम इंक्लूडेड है, उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो फ्रॉम एक्सट्रीम लेवल ऑफ डैमेज with the help of using some safety measures और precaution। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बेसिकली 8 सेक्शन बनते हैं 174 फॉर्म के, जिसमें से पहले जो 4 सेक्शंस हैं वो रिलेटेड हैं केमिकल से, केमिकल की आइडेंटिफिकेशन में, फिर उसके बाद जी केमिकल का नेम क्या है, फिर उसमें हैजर्डस केमिकल क्या है, फिर जी उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, फिर उसकी परमिसिबल लिमिट कितनी होनी चाहिए, फ्लेमेबिलिटी लिमिट क्या है, फायर एंड एक्सप्लोजन कब हो सकता है, फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट क्या है। जबकि सेक्शन 5 से लेकर 8 तक जो है वो रिलेटेड है उस हैजर्ड को कंट्रोल करने के मेथड और उससे रिलेटेड डिजीजेस को रिड्यूस करने। और सबसे पहले तो आप डिजीजेस को आइडेंटिफाई करोगे कि डिजीजेस ये हो सकती हैं, और फिर उन डिजीजेस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। क्योंकि रिमेंबर, एक हैजर्ड से एक ही डिजीज नहीं हो सकती, या एक हैजर्ड से आपको सारी डिजीजेस भी नहीं हो सकती। कोई केमिकल आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए डेंजरस होगा तो कोई आई के लिए होगा,
कोई आपकी स्किन को डैमेज करेगा, तो कोई आपके लंग्स को डैमेज करेगा, कोई आपके लीवर को डैमेज करेगा। तो ये मेंशन करना जरूरी होता है कि ये कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ बॉडी के लिए डैमेज नुकसानदेह। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर उसकी परमिसिबल लिमिट को आप आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हाउ टू कंट्रोल इट। जाहिर है अगर वो अपनी परमिसिबल लिमिट में रहेगा तो फिर तो सेफ है, लेकिन अगर वो उसको क्रॉस कर जाता है तो फिर वो वर्कर्स के लिए डेंजरस हो जाता है। सो उसके बाद फिर हमारे पास आता है व्हाट इज द परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट, कॉमनली नोन एज PEL, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। एक परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट जो है ये एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल होती है जिससे कोई भी वर्कर एक्सपोज हो सकता है। यानी ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल है जिससे कोई भी वर्कर का एक्सपोजर हो सकता है इन द पर्टिकुलर आवर ऑफ वर्किंग। नॉर्मली पर्टिकुलर आवर ऑफ वर्किंग जो होते हैं वो 8 आवर्स होते हैं, 8 आवर की आपकी शिफ्ट होती है। तो इतने घंटे आप एक केमिकल को मैक्सिमम कितनी अमाउंट में बर्दाश्त कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू ओशा रेगुलेशन। ओशा ने जो लिमिट दी है उसी के मुताबिक आप उसको डिजाइन करेंगे। आप अपनी मर्जी से उसको डिजाइन नहीं कर सकते अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ये अंडर ओशा रेगुलेशन ही आप उसकी परमिसिबल लिमिट को डिफाइन करेंगे। अब आ जाते हैं हम टारगेट ऑर्गन्स की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक भी है आज का, कि वो कौन से ऑर्गन्स हैं बॉडी के या वर्कर्स के जो कि इफेक्ट हो सकते हैं और किस टाइप के केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है हेपेटोटॉक्सिन। हेपेटोटॉक्सिन का नाम से आपको पता चल रहा है कि इट इज रिलेटेड टू हेपेटाइटिस, क्योंकि इसका नाम है हेपेटोटॉक्सिन। हेपेटोटॉक्सिन बेसिकली लिवर डैमेज का नाम है, इससे आपका लिवर डैमेज होता है। ये एक हैजर्ड का नाम है, एक हैजर्ड की क्लास है हेपेटोटॉक्सिन रिलेटेड टू हेपेटाइटिस, और ये आपके लिवर को डैमेज करता है। इसके जो जनरल सिम्टम्स आते हैं वो लिवर इनलार्जमेंट है या जॉइंटिस है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड क्लास है हैजर्ड की, दैट इज नेफ्रोटॉक्सिन। नेफ्रोटॉक्सिन जो है ये किडनी डैमेज करता है या आपकी किडनी को डैमेज कर देता है, और इसके जो आपके नुकसानात आते हैं या इसके जो सिम्टम्स शो होते हैं कि नेफ्रोटॉक्सिन आप इनहेल करते रहे हैं या नेफ्रोटॉक्सिन आपके अंदर जाता रहा है, तो वो किस तरह शो होगा। एडिमा, एडिमा क्या चीज होता है ये हम आगे जाके देखेंगे। बेसिकली ये एक आपकी ब्लिस्टर टाइप चीज होती है जो स्किन के ऊपर शो होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा प्रोटीन यूरिया, आपका ये जो यूरेन है उसके अंदर प्रोटीन का आ जाना, दिस इज ऑल्सो द सिम्टम ऑफ नेफ्रोटॉक्सिन। तो कौन से केमिकल्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिजीजेस? ये जी हमारे पास है वेरी डेंजरस अमाउंट में, तो ये आपको बहुत सी बीमारियों का बाइस बन सकता है, ये आगे भी हम देखेंगे। इसके अलावा इसमें हमारे पास है नाइट्रोसाइन, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, यूरेनियम। यूरेनियम बेसिकली ज्यादातर एक्सप्लोजर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जहां पर ये एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाया जाता है, बारूद वगैरह बनाया जाता है, ये वहां पर ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये वो केमिकल्स हैं जो कि हेपेटोटॉक्सिन और नेफ्रोटॉक्सिन जैसे हैजर्ड का बाइस बन सकते हैं, जिससे आपका लीवर डैमेज हो सकता है और आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है। फिर जो हमारे पास अदर केमिकल्स हैं, ये थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज छोटा है, बट आई होप कि अगर आप थोड़ा सा इसे इनलार्ज करोगे तो ये आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसमें सबसे पहले हमारे पास है न्यूरोटॉक्सिन। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है न्यूरोटॉक्सिन, तो ये दिमाग को हमला करता है, आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर ये डैमेज न्यूरोटॉक्सिन है करता है
हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसके अलावा आपकी डिक्रीज इन मोटर फंक्शन, आपके हाथों पैरों की हरकत में मुतवाजन नहीं रहती है। साइनाइसिस और फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस इज द लास्ट सिम्पटम। तो फिर आप अपना जो कॉन्शियसनेस है, यानी आप मतलब आप बेहोश हो सकते हैं, फेंट हो सकते हैं। अभी डिपेंड करता है कि आपकी बेहोशी कब तक प्रोलॉन्ग करती है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेमाटोपियोटिक एजेंट। हेमाटोपियोटिक एजेंट जो है ये बेसिकली वो एजेंट है, हेमाटोपियोटिक एजेंट, जो कि आपके हीमोग्लोबिन को डिस्टर्ब करते हैं। याद रखिए, हीमोग्लोबिन आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल इन आवर ब्लड, बिकॉज इनका फंक्शन होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना और हमारे ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को लेकर जाना, फुल बॉडी में ऑक्सीजन फैलाना। ऑक्सीजन फुल बॉडी में जो स्प्रेड करती है, आपकी बॉडी में जाती है, वो हीमोग्लोबिन की मदद से जाती है। अगर हीमोग्लोबिन आपके कम है या सही वर्क नहीं करे तो आपकी ऑक्सीजन भी आपके तमाम बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे पास साइनाइसिस हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। और इसके जो जिम्मेदार हैं, जो केमिकल्स हैं जो कि इसके रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, दैट आर मर्करी, कार्बन डाइसल्फाइड, फिर इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हेमाटोपियोटिक एजेंट हैं, यानी कि जो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, डेफिनेटली आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन यूज कर लेती है, तो कार्बन। देन वी हैव साइनाइड। साइनाइड इज अ वेरी कॉमन पॉइजन। साइनाइड के बारे में आपने ये सुना होगा, पोटेशियम साइनाइड, कि इसकी इतनी मामूली सी, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम साइनाइड is dangerous even if you touch it with the tip of your tongue, आपकी डेथ हो सकती है। So it's a very very dangerous chemical. अच्छा जी, फिर उसके बाद है कि वो एजेंट्स जो कि हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं, इरिटेट करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इसकी जो हमारे पास आती है सिम्टम्स, हमें खांसी होती है, कफ, हमारी चेस्ट में टाइटनेस हो जाती है, हमें सांस लेने में दिक्कत, दुश्वारी पेश आती है। ये कौन से केमिकल हैं? सिलिका है, एस्बेस्टॉस, ये बहुत कॉमन है। वो इंडस्ट्रीज जहां पर एस्बेस्टॉस यूज होता है वहां अक्सर लोगों को रिस्पायरेटरी एस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, काफी अरसे तक अगर वो उसी इंडस्ट्री में काम करते रहे, क्योंकि एस्बेस्टॉस के जो जरात है वो जाकर आपके लंग्स में जम जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है? इससे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, स्टेरिलिटी हो सकती है, और इसमें कौन कौन से केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल है? लेड है, डीबीसीपी है। लेड तो एक बहुत ही डेंजरस केमिकल है बिकॉज इट कैन लीड टू कैंसर। फिर हमारे पास है क्यूटेनियन डेजर्ट में हमारे पास आ जाए हैं, करते हैं, स्किन के साथ प्रॉब्लम होता है। और इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन इरिटेशन होती है, इसके अलावा आपकी स्किन जो है वो रेडनेस हो जाती है। इसके रिस्पॉन्सिबल हैं जी केटोन्स, क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स, जिनकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है स्किन की। एंड देन वी हैव आई हैजर्ड, वो हैजर्ड या वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। इनकी वजह से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? इससे हमें कॉन्जेक्टिविटिव्स, ये इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज ऑफ आई। इसमें क्या होता है कॉन्जेक्टिविटिव में कि आपकी आंख का जो सफेद पोर्शन है, एक तो आपकी आंख का आई बॉल होती है ना, आई बॉल के इर्द गिर्द जो आपका व्हाइट पोर्शन है वो पिंक होना शुरू हो जाता है। दिस इज द सिम्टम ऑफ कॉन्जेक्टिव। और इस
से इसके जो रिस्पॉन्सिबल है दैट आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड एसिड। तो ये जनरल हैजर्ड है जो हमारी इंडस्ट्री में, स्पेशली केमिकल इंडस्ट्री में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये बीमारियां होती हैं। अब ये कौन कौन सी बीमारियां हैं, इनको हम जरा थोड़ा सा तफसील से देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये किस किस्म की बीमारियां हो सकती हैं और ये इनसे हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। यहाँ तो एक उसका जस्ट जर्नल आपको नेम बताए गए हैं और वो केमिकल जो कि उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन इन बीमारियों की सिवियरिटी क्या हो सकती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जी हमारे पास है कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेन की वजह से आपको कैंसर हो सकता है। जैसे कि मैंने पढ़ाया, आंख का जो व्हाइट पोर्शन है आई बॉल के इर्द गिर्द वो पिंक हो जाता है। इसको कि आपकी कोई आंख सूजन हो जाती है आपकी आंख में। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि आंख में बार बार खारिश होती है, आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है और अगर ये सीवियरिटी की तरफ चला जाए तो आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, ब्लड विजन, धुंधला दिखाई शुरू हो जाता है। आपको लाइट से इशू हो जाता है, आप ज्यादा लाइट बर्दाश्त नहीं करते, आंख में पेन होती है। फिर आप जब इसके लिए अगर आपके कॉमन सिम्टम्स हैं, ज्यादा सिवियरिटी नहीं है, तो यू कैन यूज वाटर और आप कोई आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है देन जस्ट गो टू डॉक्टर एंड चेक इट आउट, किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि इससे फिर आपकी समटाइम्स आई साइट पर भी इफेक्ट पड़ सकता है और आपकी आई साइट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस होती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें ये एक बहुत ही कॉमन चीज है, ये अक्सर आपने देखा होगा कि जब आंधी वगैरह का सीजन होता है तो जिनकी जरा आंखें थोड़ी सेंसिटिव होती हैं वो अगर उसमें बाहर निकल आए तो उनकी आंखों में रेत चला जाता है, जिसकी वजह से भी उन्हें इचिंग होती है और रेडनेस आ जाती है आई में। ये बिल्कुल वही चीज है। तो इसमें सिर्फ होता यह है कि कुछ केमिकल्स की वजह से, जो कि केमिकल्स अभी हमने पीछे स्टडी किए हैं, केमिकल हमारे पास इसमें जो है वो ये केमिकल उन्होंने डिफाइन किए हैं आई के केस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एसिड। इसकी वजह से हमारी आंख में वही इरिटेशन पैदा होती है जो कि समटाइम्स जो है वो ब्लड बनती है या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। क्यूटिनेशियस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दिस इज द नेम ऑफ एनी स्किन डिजीज। ये बेसिकली हैजर्ड है जो कि किसी भी स्किन डिजीज का बायस बनता है। क्यूटिनेशियस रिलेट्स टू और अफेक्ट्स द स्किन, और इसमें क्या होता है कि ये आपके स्किन को डैमेज करती है और इसकी परमिसिबल, इस वजह से इसके लिए रिकमेंड किए जाते हैं कि आप पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें, यानी ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करें इन ऑर्डर टू अवॉइड इट। फिर हमारे पास है सायोनिसिस। सायोनिसिस जो है वो बेसिकली डिजीज है, ये अभी हमने पीछे सायोनिसिस को स्टडी किया था, अगर आपको याद हो। सायोनिसिस ये रहा, हेमाटोपोएटिक एजेंट की वजह से आपको सायोनिसिस होता है। तो सायोनिसिस बेसिकली चीज क्या है, आपके ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं, रेड सेल, व्हाइट सेल और प्लेटलेट्स। हर एक का अपना फंक्शन है। प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो क्या होता है, वैसे तो ये मेडिकल का क्वेश्चन है लेकिन जनरली पूछ रही हूँ, प्लेटलेट्स अगर आपके ब्लड में कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? एनीवन? मैम वो ना, जब कट लग जाएगा कोई या चोट लग जाएगी तो फिर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती उससे। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी गुड। प्लेटलेट्स अगर काम, आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, इसलिए होता है।
वेदर आपका जो है वो कोई माइनर ऑपरेट है या किसी भी टाइप का आपका ऑपरेशन है, तो उससे पहले आपका प्लेटिलेट्स चेक किए। अगर आपके प्लेटिलेट्स कम है तो फिर आपको वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि आपका ब्लीडिंग रुक जाए। अदरवाइज आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, और अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती तो आपकी डेथ हो सकती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो रेड सेल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है वो ये है कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है और ये ऑक्सीजन को फिर बॉडी के तमाम पोर्शंस में लेकर जाता है अपने साथ साथ। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको सायोनाइसिस हो जाती है तो सायोनाइसिस में क्या होता है कि आपके हीमोग्लोबिन की मिकदार कम हो जाती है और वो वेल ऑक्सीजनेटेड नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और जहां ऑक्सीजन नहीं जाती वहां का कलर ब्लूइश हो जाता है। इसकी बड़ी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगी, अगर आप ये खुद भी करके देखना चाहते हैं। अपनी फिंगर के गिर्द एक या धागा बांध लें या रबर बैंड बांध लें कुछ देर के लिए, या उसको जोर से पकड़ लें दूसरी फिंगर से, इस तरह से कि ब्लड सर्कुलेशन रोक दें। आप थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो फिंगर जो है ना वो ब्लू होना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल इसमें ऐसे ही होता है। ये तो आपने खुद से किया ना, आप छोड़ेंगे थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन इसमें आपके जो हीमोग्लोबिन है उनकी सलाहियत ही खत्म हो जाती है ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाने के लिए। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाती और जिन हिस्सों में नहीं जा पाती उनका कलर ब्लूइश हो जाता है, वो वेल ऑक्सीजनेटेड नहीं होते, जिसकी वजह से आपको तो इससे आपको चलने फिरने में दुश्वारी होती है, आपका जो पैर है वो सुन्न हो जाते हैं, उनमें किसी किस्म की आपको कोई भी सेंस फील नहीं होती है। और इसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सायोनाइसिस डिजीज। फिर हमारे पास आ जाता है डिस्पेनिया। डिस्पेनिया इज बेसिकली द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसमें आपको सांस नहीं आता और ये आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम पर अटैक करती है। इसमें जो विक्टिम होता है वो अवेयर होता है ऑफ अनयूजुअल ब्रीदिंग पैटर्न, और उसके बाद जो है ये इसका एक फिजिकल इंडिकेटर है। इसमें आपके पास इसकी कोई भी रीजन हो सकती है, पैनिक अटैक भी। अच्छा, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के बाद पैनिक अटैक हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, इवन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। फिर हमारे पास आ जाता है एडिमा। एडिमा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एडिमा किस वजह से होता है। एडिमा हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिन हैजर्ड की वजह से होता है। एडिमा जो है वो एक एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड फ्लूइड इन टिश्यूज है, यानी आपकी बॉडी के ऊपर कहीं भी एक छाला नमूदार हो जाता है जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है ना, तो वहां पर पानी भरा होता है। ये इसकी एक फिजिकल अपीयरेंस है, और अगर इसको नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये जरूरी नहीं कि ये किस पोर्शन में आता है, ये कहीं भी आपके हो सकता है। और इसमें काफी है, और अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो लगता है वो वहां पर दोबारा छाला कर देता है। फिर हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स। जो गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, इसमें आपके पास क्या होता है कि आपके स्टमक और इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके इर्द गिर्द लाइनिंग हो जाती है, यानी सूजन हो जाती है, लाइनिंग हो जाती है। आपको भूख नहीं लगती है, डायरिया हो सकता है, पेट में शदीद दर्द हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस फील होती है। तो इसकी कई कॉजेज हो सकती हैं कि आपने जो खाना खाया वो खराब हो सकता है। जनरल है ये, इसका इन ऑक्यूपेशनल उससे ताल्लुक नहीं। लेकिन समटाइम्स ये होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था सेफ पर्सन में, जब हम एक्सीडेंट प्रिवेंशन स्टडी कर रहे थे कि आप कोई केमिकल मतलब ट्रीट कर रहे हो और आपने ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया और उसके बाद आप फौरन ही खाना खाने चले गए हो,
और आपके माइंड से निकल गया कि आप अपने हैंड अच्छी तरह से वॉश कर लें, और आपने इवन वॉश भी किए लेकिन ज्यादा अच्छे तरीके से वॉश नहीं किए, तो वो केमिकल आपके अंदर चला गया, जिसकी वजह से आप उस केमिकल को इनहेल करे जा रहे हैं, उसे खाए जा रहे हैं, तो उससे आपका स्टमक डेड होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम रहने लग गई है, नोजिया है आपको, बनूदगी के आलम में है आप, डायरिया हो सकता है, पेन हो सकती है। तो ये किसी भी रीजन, ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, लेकिन ये ऑक्यूपेशनल डिजीज भी हो सकती है। हेपाटिट अभी मैंने आपको बताया था कि इट इज रिलेटेड टू हेपेटाइटिस, जिसमें आपका लिवर डैमेज होता है। इससे अगर आप ज्यादा देर तक एक्सपोजर रखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, तो इससे आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। नहीं, करंट स्लाइड शो नहीं हो रही। और इसी जो सिम्टम शो करंट स्लाइड शो नहीं हो रही है, ये वाली, सॉरी ये वाली स्लाइड शो हो ही नहीं अब रही। शो हो रही है। मैम यहाँ चेंज नहीं हो रही स्लाइड्स। ओके, मैं इसको दोबारा कर देती हूँ, नो इश्यू। अब शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, आप ओके, पिछली हो रही थी? नो मैम। मैम नहीं लास्ट 2 हुई? स्लाइड्स आई थिंक शेयर नहीं, उससे ओके, पहले तक हो रही थी। जो मैंने बोला वो आपने सुना? वैसे तो यस रिकॉर्डिंग भी मैम, हो रही है यस मैम, साथ साथ, यस तो यस। वो स्लाइड मैंने अपलोड कर दी है, वो आप वहां से भी देख सकते हैं। जो ओके मैंने बोला है वो तो आपने सुन लिया है ना? मैम आपकी आवाज भी बीच में नेक्स्ट वन इज लिक्वायर मैटर। लिक्वायर मैटर जो है वो असल बच्चे, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इशू ऑन योर साइड और माय साइड, क्योंकि मुझे तो आपकी आवाज क्लियर आ रही है, तो इसका मतलब मेरी साइड पर नहीं है। इट कुड बी पॉसिबल कि आपका इंटरनेट का कोई इशू हो, बट अगर बिल्कुल ही आवाज ना आए तो आप मुझे बोल सकते हो, बीच में रोक दो, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दूंगी वो चीज, ठीक है? जब भी आपको मेरी वॉइस नहीं आती आप मुझे स्टॉप कर दें। अब आपको मेरी, मैम अभी कैन फिर यू आपकी हेयर आवाज मी? ब्लर हो रही थी। ओके, कैन यू हेयर मी नाउ? यस मैम। यस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज लिक्वायमेटर। लिक्वायमेटर जो है दैट इज बेसिकली, ये भी आई से रिलेटेड है। जिस तरह से हमारे पास कॉन्जेक्टिव है वो आई से रिलेटेड है, ये भी आई से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होती है। इसमें आपकी आंखों में पानी भर जाता है, बिल्कुल ऐसे होता है जैसे जब आप लड़के तो प्याज नहीं काटते, लेकिन जो गर्ल्स लेक्चर ले रही हैं उन्होंने अगर कभी घर में प्याज काटी है तो वो जो आंखों से एकदम से पानी आना शुरू हो जाता है, जलन होती है और फिर पानी आता है, इसकी बिल्कुल वैसी कंडीशन होती है। या अगर आप किसी कभी ऐसे एरिया में हो जहां पर टीयर गैस छोड़ी गई हो, तो उससे भी बिल्कुल यही होता है, पहले आंखों में शदीद जलन होती है, फिर पानी आना शुरू होता है और फिर आप मजबूर हो जाते हैं अपनी आईज को क्लोज करने के लिए। पेपर जो ये आपका पेपर स्प्रे है, जो कि नॉर्मली लोग अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं, पेपर स्प्रे, उससे भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसके सिम्टम्स उसके साथ कॉमन है, और कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से सर्टेन केमिकल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं लिक्वायर मैटर के। कॉन्जेक्टिव्स के साथ रिलेटेड है, लेकिन कॉन्जेक्टिव जो है उसमें आपका सिर्फ एक पोर्शन मुतासिर होता है और वो फिजिकली दिखाई दे रहा होता है, ये भी फिजिकली दिखाई देता है, लेकिन इसमें आपकी आंखों में सिर्फ पानी भरता है, ब्लर विजन नहीं होता, कोई इचिंग नहीं होती, सिर्फ आपकी आंखों में पानी आ जाता है, शदीद जलन होती है और आंसू आने शुरू हो जाते हैं। फिर जी हमारे पास ये पॉलीमर और इंडस्ट्री
है, पॉलीमर मतलब स्लाइड करने की जरूरत नहीं है। फॉर द बेसिकली इसमें उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि पॉलीमर की वजह से हमें कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जस्ट टेल यू अबाउट प्रोडक्शन। So there are two types of polymer, thermoplastic and thermosetting। आपको पता है thermoplastic वो होते हैं जिनको आप मोल्ड कर सकते हैं, अगर आप उनको किसी और शेप में भी तब्दील कर दें तो आप उन्हें दोबारा रीशेप कर सकते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग है, वंस अगर आप उनको तब्दील करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी तब्दील होने से अपनी पुरानी प्रीवियस शेप में नहीं आते। तो पॉलीमर प्रोडक्शन जो है इसका बेस है कि उसमें कौन कौन से होते हैं। हमारे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीविनाइल एसीटेट है, पॉलीनाइट्राइड है। पॉली को कंट्रोल करना बहुत रिलेटेड है बेसिकली प्लास्टिक से। प्लास्टिक है ना, पॉलीमर प्लास्टिक से रिलेटेड है, और प्लास्टिक की वजह से जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। सो जिसकी वजह से इसको आप वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये जमा होता रहता है, एनवायरमेंटल इशू का बाइस बनता है और कैंसर का भी बाइस बनता है। तो यहाँ पर इन्होंने कोई ऐसी भी चीज नहीं बताई कि इसकी वजह से पर्टिकुलर कौन सी डिजीज होती है। तो ये जो टेबल है ये आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज का जिक्र नहीं है। देन वी हैव द रबर इंडस्ट्री। रबर इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन। तो वहां पर अगर इसके अलावा डर्मेटोलॉजी इफेक्ट्स यानी कि आपकी स्किन के इश्यूज भी यहाँ पर रह सकते हैं। वो क्यों होते हैं रबर इंडस्ट्री में? बिकॉज रबर इंडस्ट्री में एक तो जो केमिकल, जो टायर इंडस्ट्री है आपकी, वहां पर जो केमिकल यूज होते हैं दे आर डेंजरस। रबर इटसेल्फ डेंजरस, क्योंकि रबर में चिपकने की सलाहियत होती है, स्टिकनेस होती है, स्टिकीनेस होती है। रबर के ज़रात अगर आपकी बॉडी के अंदर चले जाएं, जिस भी पोर्शन में जाएंगे, चाहे वो लंग्स होंगे, किडनी होगी, स्टमक होगा, वहां जाकर वो स्टक हो जाते हैं। जब वो स्टिक हो जाएंगे तो वहां पर वो एक लेयर सी बना देते हैं, जिसकी वजह से वो पोर्शन या ऑर्गन आपका मुतासिर हो जाता है और उससे फिर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर लंग्स को मुतासिर करेगा तो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होगी। अगर वो आपके मतलब स्टमक में चला गया है तो आपको गैस्ट्रो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज वाई जो लोग रबर इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उनको स्पेशल ये इंडिकेशन दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो लाजमी पीपीई यूज करें। अगर वो सेफ्टी इक्विपमेंट यूज नहीं करते तो वो डेफिनेटली से इन प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इसमें यूज होने वाले तमाम केमिकल्स बहुत डेंजरस हैं। इटसेल्फ रबर जो रॉ मटेरियल है वो खुद बहुत डेंजरस है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि न्यू सर्वे फॉर कॉन्टेक्ट इन टायर एंड नॉन टायर प्लांट्स। तो ये आप क्या है और फिर उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है। अगर आप इस रिकमेंडेशन को गौर से देखें तो जगह जगह यूज हो रहा है ग्लव्स यूज करें, वेंटिलेशन यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें। तो ये आपको लाजमी यूज करने हैं, अदरवाइज यू विल सफर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज जो कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड्स में दिखाई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक बात ध्यान से मेरी सुने, ये जो मैं आपको टेबल साथ साथ दिखा रही हूँ ना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पेपर मैं आपको ये बात बता रही हूँ। वैसे आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इसको अपने पास रखें फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि अगर आप कोई ओशा या निबोश कोर्स करने चाहते हैं तो ये आपको काफी फायदेमंद होगा कि ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेटली आपके लिए याद रखना एक एक केमिकल के 4-4 और फिर उनकी रिकमेंडेशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट।
तो जिस तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ ना, आपने उसी तरीके से उसको पेपर में भी राइट इट डाउन करना है। मतलब स्मॉल, प्रिसाइज एंड ब्रीफली। इसको ज्यादा डिटेल में जाना, मतलब अगर आपको क्वेश्चन लेट्स सपोज ये आ जाता है कि हाउ कैन बी अ रबर इंडस्ट्री प्लेज अ रोल इन ऑक्यूपेशनल डिजीज, तो आप इस टेबल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि रबर इंडस्ट्री इज वेरी डेंजरस इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ इट्स रॉ मटेरियल एंड केमिकल एंड इट कैन कॉज दीज, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है, इट कैन कॉज दीज डिजीजेस if we will not use the personal protective equipment। और आप ये भी लिख सकते हैं for the precaution of these diseases आपको ग्लव्स पहनने चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतजाम होना चाहिए, तो आप इसके हैजर्ड को अवॉइड कर सकते। तो दिस इज द प्रिसाइज एंड ब्रीफ इक्विपमेंट यूज करने, सेफ्टी जब आप सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। और इसके अलावा कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक्सपोजर की वजह से आपको कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं और आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये सब आपको इसमें बताया गया है। तो ये जो ऊपर तमाम चीजें हैं इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन हेल्थ हैजर्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट। फिर हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग। फॉस्फोरिक एसिड इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन एसिड जो कि आपकी फर्टिलाइजर में भी यूज होता है और फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, रिफाइनिंग पेट्रोलियम में यूज होता है। इससे रिलेटेड भी हमारे पास हैजर्ड इंफॉर्मेशन है। इसके लिए भी हमें वही तकरीबन हैजर्ड हमें फेस करने पड़ते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए करने पड़ते हैं, और इसमें जो इक्विपमेंट हमें रेकमेंड किए जाते हैं वो भी तकरीबन सेम है जो कि आपके सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। सिर्फ इसमें ये होगा कि थोड़ा बहुत आपकी जो परमिसिबल लिमिट है वो तब्दील हो जाएगी, बाकी सारा सब कुछ सेम वही है जो कि आपके सल्फ्यूरिक एसिड के केस में है, क्योंकि दोनों का जो मेन सब्सटेंस है वो एसिड है। मेन जो चीज है वो एसिड है, वो फॉस्फोरिक एसिड है, वो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फर और फॉस्फोरस की वजह से थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी, अदरवाइज उनके जो हैजर्डस हैं वो सेम ही रहेंगे। आफ्टर दैट वी हैव इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग। इंसेक्टिसाइड ये जो घरों में इंसेक्ट्स होते हैं इनको किल करने के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, मॉस्किटो रिपेलर्स हो सकते हैं, इसके अलावा कॉकरोच वगैरह, ये भी बहुत डेंजरस होते हैं। इनको भी आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप इनका स्प्रे करते हैं तो जो जिन लोगों को लंग्स के इश्यू होते हैं या सेंसिटिव होते हैं वो उनको ना फौरन कफ स्टार्ट हो जाती है। हालांकि ये मतलब आपने सेफ्टी के लिए किया होता है, लेकिन उनको कफ स्टार्ट हो जाती है तो उसका रीजन यही है बेसिकली कि ये इसमें कुछ इस किस्म के केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो इंसेक्ट्स को तो किल करते हैं, लेकिन ये आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम और उनके लिए आपके लंग्स वगैरह के लिए डेंजरस होते हैं। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। कॉमन इंसेक्टिसाइड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ एक्शन, ये हमारा इंपॉर्टेंट वन नहीं है। इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग है वो यही है, फिजिकल एंड हैजर्डस प्रॉपर्टीज ऑफ लेड आर्सेनाइड। और उससे पहले जी हमारे पास है फिजिकल एंड हैजर्डस प्रॉपर्टीज ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो इसमें जो है ये रेकमेंडेड, ये वाला पोर्शन आपने सिर्फ इसमें देखना है। recommended personal protective equipment, respiratory for dust, goggles, protective clothing, symptoms, ये। और उसके बाद आपके पास लास्ट है कि लेड आर्सेनेट। लेड आर्सेनेट, लेड भी डेंजरस केमिकल है, आर्सेनिक भी एक डेंजरस केमिकल है, दोनों पॉइजनस हैं और दोनों ही आपके डिजीज का बाइस बन सकते हैं, कैंसर का भी बन सकते हैं, इसके अलावा आपके स्टमक इशू का बाइस बन सकते हैं। तो इसमें भी ये जो आपके हेल्थ हैजर्ड इंफॉर्मेशन है यही आपने इसमें कवर करनी है। बाकी ऊपर की इंफॉर्मेशन में वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन कि अगर आप लेड बनाते हैं या अगर आप लेड
ट्रीटमेंट यूज करने चाहिए ताकि आप उसके हैजर्ड को रिड्यूस कर सकें, और इसकी वजह से कौन कौन से हैजर्ड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सपोजर की वजह से इनहेलेशन और इंजेक्शन कॉजेज डिजीनेस, हेडेक, पैरालिसिस, क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा ब्लड एंड यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ लेड इंक्रीजेस। तो ये इसके जनरल सिम्टम्स है और इनको किस तरह से कवर किया जा सकता है, ये जस्ट आपने ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन वैसे जनरली आपके पास ये स्लाइड्स मौजूद हैं। इन केस अगर आप फ्यूचर में कोई सेफ्टी कोर्स वगैरह करना चाहते हैं तो वहां पर आप इसको एज ए इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। बट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जो चीजें आपको जिस तरह से बताई हैं आपने उनको उसी तरह कवर करना है। अगर